जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है सिगमंड फ्राइड पे रहने वाली है और बेंजामिन ब्लूम पे रहने वाली है। यदि क्लास की दृष्टि से देखें तो क्लास नंबर कौन सी है आपकी? 23 है। इससे पहले यदि आपने क्लासेस नहीं लिए सी टेट से संबंधित कोई सी भी क्लासेस हो, चाहे वो ईवीएस से संबंधित हो, चाहे मैथ से हो और चाहे आपकी ईवीएस से, चाहे हिंदी से, चाहे सीडीपी से, सभी क्लासेस अवेलेबल हैं प्ले लिस्ट में। जरूर देखें उन्हें। चलिए आगे बात करते हैं सिगमंड फ्राइड की और बेंजामिन ब्लूम की। देखिए, अब बात करते हैं सिगमंड फ्राइड की। देखिए, सिगमंड फ्राइड जो थे, सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। कौन थे? मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। और एक ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट थे। उनका जन्म कब हुआ था? 6 मई 1956 को, 1856 को, सॉरी, 6 मई 1856 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में हुआ था इनका जन्म। यदि आगे बात करें, इनके द्वारा 3 प्रकार के मन के बारे में बताया गया, यानी कि मन में जो विचार आते हैं, आपके यादें होती हैं, उनके बारे में बताया इन्होंने। मन में जो आपके आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले करते हैं चेतन मन की बात। चेतन मन में वे सभी विचार, यानी कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, जो थिंकिंग आ रही है आपके मन में, जो आप बताएंगे। यादें, यानी कि यादें जो आपके आ रही हैं। भावनाएं, भावनाएं जो जागृत हो रही हैं आपके अंदर। और इच्छाएं, आपकी जो इच्छाएं हैं, विषय जो समाहित होती हैं, जिनके बारे में हम किसी भी समय अवगत होते हैं, यानी किसी भी समय हमारे दिमाग में आ जाती हैं या फिर हमारे मन में आ जाती हैं। चाहे हमारी कोई भी इच्छाएं हो, विचार हो, विमर्श हो, जो भी हमारे मन में, हम एक दूसरे से कहते हैं विचार, या जो भी यादें होती हैं, जो भी भावनाएं होती हैं, हमारे मन में आ जाती है, चेतन मन में रहती हैं और कभी बाहर आ जाती हैं। आगे बात करें, अर्ध चेतन मन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अर्ध चेतन मन के बारे में, अर्ध चेतन मन का मतलब क्या होता है? मतलब है कि वह मानसिक स्तर जो न तो पूरी तरह से चेतन मन में हो। देखिए, ये ना तो पूरी तरह से चेतन मन में है और ना ही अचेतन मन में है। यानी कि कभी कभार बार आता है, जब आप किसी कार्य को याद करना चाहते हो, वो याद नहीं होता, फिर एकदम से याद आता है, जैसे खाना खाते समय याद आ रहा है, या फिर पानी पीते समय, या फिर खेलते समय एकदम से याद आ जाए, तो इस प्रकार से होता है अचेतन मन। यानी याद तो आता है, पर वो उस टाइम नहीं आता, उस टाइम के बाद आता है, कुछ देर बाद। तो इस तरह से होता है चेतन मन, अर्ध चेतन मन। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं, चेतन अचेतन के बारे में। इसमें वे बातें होती हैं, देखिए इसमें कौन सी बातें होती हैं? जो हम भूल चुके हैं, यानी कि जो हम भूल चुके हैं बातों को, वे बातें आती है इसमें। और हमारे याद करने पर भी कभी याद नहीं आती। मतलब कि आप कितना भी याद करते रहे, इसे कितना भी, आपको ये कभी याद नहीं आएगी, आपके अचेतन मन में जा चुकी हैं। और कितना भी याद करने की कोशिश करें, सुबह सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी मतलब याद नहीं आएंगी वे आपको। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, बात है, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बाँटा, यानी पर्सनैलिटी को इन्होंने कितने भागों में बाँटा है? 3 भागों में बाँटा है इन्होंने पर्सनैलिटी को। आइए बात करते हैं इद की। आइडियद यानी इदम। इद की प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। कैसी होती है? जन्मजात होती है प्रवृत्तियाँ इसकी, जो जन्मजात होती हैं। यह सिर्फ़ आत्मसंतुष्टि में विश्वास रखता है, यानी कि इन्हें आत्मसंतुष्टि चाहिए। इनकी आत्मा को संतुष्टि मिले, वो विश्वास, उसमें विश्वास विश्वास रखते हैं इनको। जैसे कि अनैतिक, अतार्किक, अकार्मक आक्रामक नियमों को न मानने वाला, यानी कि ये नैतिक नियमों को नहीं मानते। कि इन्हें अनैतिक कार्य करना है, कि इन्हें कुछ भी हो, कैसा भी कार्य हो, इन्हें करना है, इन्हें नीड है उन चीज़ों की, इन्हें यदि आवश्यकता है उस चीज़ों की, तो वो करेंगे। चाहे वो इसमें भूख हो आपकी, चाहे वो प्यास हो, चाहे वो सेक्स से संबंधित हो, मतलब इन्हें चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी उसका परिणाम हो, कैसे भी हो, अनैतिक हो, उन्हें चाहिए ही चाहिए। उन्हें नीड है इस चीज़ों की। चलिए आगे बात करते हैं ईगो की। देखिए, ईगो के बारे में करिए, वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? वास्तविकता, यानी कि रियलिटी के बेस पे रहता है। ये हमारे सोचने का तार्किक तरीका होता है। कैसा होता है सोचने का तार्किक तरीका? जब आप क्या ना, जब आप सोच रहे हैं और उसकी योजना बना रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं उस कार्य के बारे में, ईद के बारे में सोच रहे हैं, उसकी कार्य की योजना बना रहे हैं, उसके बारे में होता है, जो कि परिस्थिति के द्वारा विकसित होता है। यानी कि जो आप जिसकी आपको नीड है, जो आपको करना है, चाहे वो भूख के द्वारा हो या प्यास के द्वारा हो, या आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, जो आपको चाहिए, तो उसकी योजना बनाता है, कहीं न कहीं उस परिस्थिति में जाता है। आइए बात करते हैं सुपर ईगो की, परअहम की। देखिए, यह व्यक्तित्व का नैतिक तंत्र होता है। कैसा होता है व्यक्तित्व का? नैतिक तंत्र होता है। यह आदर्शों के अनुरूप कार्य करता है। कैसे? हमारे जो आदर्श हैं, उनके अनुरूप कार्य करता है, जो हमारे समाज के लिए सही हैं, उन नैतिक कार्यों को करता है।
आगे बात करते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर परहम होता है, देखिए जिस व्यक्ति के अंदर ये परहम होता है यानी कि सुपर ईगो होता है, वो बुरे कामों से उतना ही दूर रहता है। यानी कि जिसके अंदर सुपर ईगो रहेगा, यानी कि परहम में रहेगा, तो वो उतना ही है ना, उन चीज़ों यानी बुरी चीज़ों से, अनैतिक चीज़ों से दूर रहेगा। जैसे चोरी ना करना, या किसी से झूठ ना बोलना, या मतलब किसी भी अनैतिक कार्य को वो नहीं करेगा। कोई भी गलत कार्य होगा तो उस कार्य को नहीं करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देख लेते हैं ओडिपस क्या होता है। देखिए, इसके अंतर्गत लड़का अपनी माता से अधिक प्रेम करता है, यानी कि ओडिपस में क्या करता है, लड़का जो है अपनी माता से अधिक प्रेम करता है अपने पिता के मुकाबले, यानी कि लड़का जो अपनी माता से प्रेम करेगा और पिता से प्रेम नहीं करने का। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की। इसमें लड़की अपने पिता से प्रेम करती है माता के मुकाबले, यानी कि इसमें क्या होता है, जो लड़की होती है, जो गर्ल होती है, वो अपने पिता से ज़्यादा प्रेम करती है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं, जो लड़का होता है अपनी माता से ज़्यादा प्यार करता है, और जो लड़की जो होती है अपने पिता से प्रेम करती है। जैसे आपने अभी एक मूवी देखी होगी रणवीर कपूर की जो आई थी, तो उसमें वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है, उसके पिता से प्यार करने के ऊपर ही वो उस दुश्मन को मार देता है। आगे चलिए बात करते हैं, देखते हैं स्वयं। स्वयं क्या होता है, इसमें होता है आप, इसमें व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, यानी इसमें खुद से ही प्रेम करना, खुद से ही लगाव रहता है, खुद से ही प्रेम करना कि मुझे खुद में ही रहना है। तो उस ये होता है इसका स्वयं, स्वयं जो होता है, खुद को ही चाहना। चलिए अब समझते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। ब्लूम का सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। ब्लूम का सिद्धांत शिक्षा में संज्ञानात्मक कौशल का एक पदानुक्रमित मॉडल है, यानी कैसा मॉडल है, पदानुक्रमित मॉडल है। इसे अमेरिका के शिक्षण मानसशास्त्री बेंजामिन ब्लूम ने साल 1956 में विकसित किया था। कब किया था उन्होंने? 1956 में किया था बेंजामिन ब्लूम ने। इस सिद्धांत को ब्लूम टैक्सोनॉमी यानी कैसे जाना था, ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना भी जाता है। ठीक है, इसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे से बात करते हैं ब्लूम के बारे में और कुछ। देखिए, बात करें ब्लूम के सिद्धांत के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन-कौन से क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र हो गया, और क्रियात्मक क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या, जैसे ज्ञानात्मक क्षमता मस्तिष्क की सोचने की, यानी कि मस्तिष्क में आप जो सोचते हैं, याद रखते हैं, कुछ चीज़ें याद रखते हैं, किसी स्टडी से रिलेटेड, किसी बात से रिलेटेड, ध्यान देने, कल्पना करते हैं किसी चीज़ की, आसपास के वातावरण की व्याख्या करने। जब आप आसपास दुकान देखते हैं तो उसको याद रखते हैं कि उस दुकान पे जाना है मुझे। जैसे मुख्य कार्यों को करने की क्षमता को संदर्भित करता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, इसी में इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे, मॉडल इनके ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा। ये आपका ओल्ड वाला है और ये आपका न्यू वाला है, जो आपका 2001 में संशोधन किया था इन्होंने। तो इसमें यदि बात करें हम, देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी ओल्ड वाले की। देखिए, ओल्ड वाले में क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आपकी नॉलेज आ जाएगी, ये सबसे निम्न होता है। नॉलेज जो होता है सबसे निम्न होता है। और सबसे उच्च क्या होता है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन आपका सबसे, यानी मूल्यांकन, जो आपका सबसे ऊपर होता है। मूल्यांकन जो है सबसे ऊपर होता है। इसके बाद यदि बात करें निम्न में, कौन था, नॉलेज यानी ये ज्ञान। इसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इसके बाद आता है एप्लीकेशन। इसके बाद आता है एनालिसिस, सिंथेसिस, और फिर इवैल्यूएशन। सबसे बाद में क्या करते हैं हम, इवैल्यूएशन। चलिए आगे हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अब जो बच्चा होगा उसे ज्ञान होगा, क्या होगा उसे, ज्ञान होगा। ज्ञान होने के बाद ही वो क्या करेगा, उसमें समझ आएगी, समझेगा उन चीज़ों को, उन चीज़ों पर तर्क करेगा, समझेगा उन्हें। फिर उन्हें कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में, या फिर जो शिक्षण कर रहा है, जो कार्य कर रहा है वो, तो उसे कहीं न कहीं एप्लीकेबल करेगा, अप्लाई करेगा उन चीज़ों को। आगे बात करें यदि, देखिए फिर उसका एनालिसिस करेगा। एनालिसिस यानी कि टुकड़ों में तोड़-तोड़ कर उन्हें, छोटे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, छोटी-छोटी करेगा, टुकड़ों में तोड़-तोड़ कर उन्हें छोटा करेगा। और उनका निवारण करेगा। आगे यदि बात करें, फिर देखिए उन्हें जो टुकड़ों में तोड़ा गया है तो उन्हें कहीं न कहीं उन्हें जोड़ने का कार्य करेगा। आगे देखिए, आगे क्या, इवैल्यूएशन करेगा, यानी क्या करेगा ये? मूल्यांकन करेगा उनका, जो उन्होंने चीज़ें तोड़ी, जोड़ी, और उन्हें फिर उनका मूल्यांकन करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं। देखिए, ये न्यू जो है आपका 2001 में जो संशोधन किया गया था, उसके बाद इसमें देख लेते हैं क्या है। देखिए रिमेंबर, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, रिमेंबर। यहाँ पे क्या था, नॉलेज। और यहाँ पर क्या आ गया, ये रिमेंबर। यहाँ पे बात करें तो अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या, कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ देखिए तो हम अप्लाई करना,
यहाँ पे अप्लाई है, यहाँ पे एप्लीकेशन ही है। चलिए, आगे यहाँ पे बात करें एनालाइज़ दी, और यहाँ पे क्या है इवैल्यूएट, यहाँ पर इवैल्यूएशन को नीचे कर दिया गया है, ठीक है। आगे बात करें क्रिएट, यहाँ पर क्रिएट कर दिया और यहाँ पर इवैल्यूएट कर दिया, तो कहीं न कहीं इसमें और इसमें चेंजेस किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं और चीज़। देखिए, अब समझते हैं भावात्मक पक्ष को। किसी वस्तु, विचार या व्यक्ति को देखकर बनने वाली धारणा। यानी आप किसी व्यक्ति को देख के यानी कि वस्तु को देख के, जैसे कहीं आप डेथ हो गई हो, तो वहाँ पर आप हँसेंगे नहीं, वहाँ पर आपको रोना ही आएगा, भावनाएँ जागेंगी। यदि आप कहीं पर खेल रहे हो, पार्टी कर रहे हो या फिर पार्टी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको खुशी होगी, ऐसा नहीं है आप वहाँ पर रोओगे। तो आपको जो भावनाएँ जागृत होगी ना उस मोमेंट से, मोमेंट जो होगा, तो उसे क्या कहते हैं, भावात्मक पक्ष कहते हैं उसे। किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति को देखकर, यानी कि किसी वस्तु, विचार और व्यक्ति को देख, जैसे कि आप कपिल शर्मा शो देखोगे तो आपको वहाँ पर हँसी आएगी, को देखकर बनने वाली धारणा, यह किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति, भावनाएँ, रुचियाँ, आपकी रुचियाँ जागृत होंगी इसमें, संवेदना और मूल्य से जुड़ा होता है। कहीं न कहीं ये इन चीज़ों से सबसे जुड़ा हुआ होता है। आइए बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष की। इसमें इसमें शरीर से संबंधित क्रियाएँ होती हैं, जैसे शरीर से संबंधित क्रिया, खेलना, कूदना, भागना, शरीर से संबंधित सारी क्रियाएँ होती हैं इसमें, चाहे दौड़ना हो, कुछ भी शरीर के द्वारा जो एक्टिविटी हो रही है उसके द्वारा। यानी शारीरिक हलचल, यानी कि शरीर में जो हलचल होती है आपके, कार्य करते हैं आप, क्रियाएँ करते हैं, दिन प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं अपनी क्रियाएँ। मोटर कौशल या फिर मोटर कौशल से संबंधित होती है, यानी कि आपके मोटर कौशल से संबंधित होती है, जैसे कि लिखना, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, रेसलिंग करना या फिर अ कोई वर्क करना कोई भी, तो वे चीज़ें सभी होती हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं। चलिए, क्लास कैसी लगी बताएँगे? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। ये हमारी बैच की टाइमिंग है। एक बार और बता देते हैं आपको। देखिए, ईवीएस जो आपको 9 बजे चल रही है आपकी, और जो मैथ जो है आपकी वो 10 बजे चल रही है। सीडीपी जो आपकी वो 12 बजे चल रही है, और हिंदी क्लास जो आपकी 11 बजे से चल रही है। अभी नहीं चल रही है, अभी जो तबीयत सर की तबीयत ख़राब थी, जल्दी चलने वाली है आपकी। चलिए, क्लास जो चल रही है वो पेपर 1, पेपर 2 दोनों को ध्यान में रखते हैं चल रही है। चलिए आगे बात करते हैं। कैसी लगी क्लास बताएँगे? थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो तो बताएँ, नहीं लगी तो भी बताएँ। फीडबैक ज़रूर देते रहें अपना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।